चलो यो बच्चों आए दिस साइड सी ए सरिश मथारिया सी ए फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स का हम लोग मुन्ना प्लीज ध्यान देना डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे राइट। डेप्रिसिएशन के ऑलरेडी हमारे आई थिंक 2 लेक्चर हो गए थे, टुडेज और थर्ड लेक्चर राइट, 2 लेक्चर हुआ था ना, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने देख लिया था, रिडक्शन इन बुक वैल्यू और प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का नेचर देख लिया था, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। हाँ प्रॉफिट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए कैश कम नहीं होता। क्योंकि इसके लिए सोचो ना, आपके घर पे जो बाइक आपने लेकर रखा है एसी, वो भी डिप्रिसिएट होता है। आपके ऑफिस में अगर पापा मम्मी के कोई ऑफिस में एसी होगा वो भी डिप्रिसिएट होता है। हर साल के हर साल उसकी डिप्रिसिएशन की कैश किसी को देने जानी पड़ती है क्या? नो, किसी को देना नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। सो इस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट तो कम हो जाएगा लेकिन आपकी कैश कम नहीं होगी। प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन कैश कम नहीं होगी। प्रॉफिट कम हो गया, कैश कम नहीं हुआ। ये जो एक्स्ट्रा कैश आपको दिख रही है कैश बॉक्स में, ये हम लोग यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट डिप्रिसिएबल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यस और नो? उसके बाद हमने अकाउंटिंग की मेथड देखा था, चार्ज टू असेट एंड मेक, बोलो ना मेरे साथ, चार्ज टू असेट एंड मेक अ प्रोविजन। असेट को चार्ज किया तो असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगा? नेट वैल्यू पे। और प्रोविजन क्रिएट किया तो असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगा? ग्रॉस वैल्यू। प्रोविजन क्रिएट किया तो आपको असेट सेल करने के लिए असेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना होगा, है ना। और जो असेट बेचना है उस असेट को मेन असेट अकाउंट से कहां लेके आना है? असेट डिस्पोजल में। और जो असेट असेट डिस्पोजल में है उसके पिछू पिछू उसका डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा असेट डिस्पोजल में, और यहां से हम लोग बेचेंगे। यस और नो? है ना। ये हमने एक डमी एग्जांपल किया था। उसके बाद मेथड देखने के बाद हमने समझा था कि भैया अकाउंटिंग करने के लिए मनी और मनीज वर्थ में पता होना चाहिए ना डिप्रिसिएशन, तो वो कैलकुलेट करने के लिए काफी सारी मेथड्स थी। उसमें से हमने पहली मेथड देख ली थी, स्ट्रेट लाइन और हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट और इक्वल इंस्टॉलमेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड राइट। क्यों स्ट्रेट लाइन बोलते हैं वो भी हमने देखा था। उसका सिंपल सा फॉर्मूला, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर इसी में क्वेश्चन में मुन्ना, इसी में क्वेश्चन में अगर रेट दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट दिया है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं। इसी में फॉर्मूला दूसरा वाला पलटा दिया, रेट पूछा है तो डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा। उसके बाद हमने दूसरा मेथड स्टार्ट किया था, प्लीज ध्यान देना। दूसरा मेथड स्टार्ट किया था बेटा जिसका नाम था WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग वैल्यू और डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसका फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने। अच्छा फॉर्मूला नहीं, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखवाया होगा। देखो बेटा ध्यान देना, दूसरा वाला मेथड मैंने स्टार्ट किया था WDV और डिमिनिशिंग वैल्यू, ये लिखवाया था ना, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम लिखवा दिया था मैंने, इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। हाँ देखो इसके अंदर में हमने क्या क्या देख लिया था। एक असेट है जिसकी कॉस्ट मुन्ना आपको समझाने के लिए 10,000 है, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन रेट है 10%। बोलो बेटा 10% ये किसके ऊपर रहेगा? 10,000 पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो कॉस्ट है वो ही WDV है। एक सेकेंड, क्या बोला मैंने, क्या बोला? फर्स्ट ईयर में जो कॉस्ट है वो ही WDV और BV है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैंने एसेट खरीदा तब मैंने उसको बुक पे कितने पे रिकॉर्ड किया होगा? 10,000, और बुक में 10,000 पे रिकॉर्ड किया मतलब बुक वैल्यू 10,000। तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ही BV है, कॉस्ट ही WDV है। यस और नो? उसके बाद में बोलो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा? 9,000। बोलो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मेथड कौन सी है रे बेटा? तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन सेंटेंस में कह रही है, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करो। बोलो बेटा चलो कितना आया? 900। बोलो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर कितना बचा? थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो WDV मेथड है इसलिए, और थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं इसलिए थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करेंगे।
अच्छा, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV निकालने के लिए कितने बार डिप्रिसिएशन माइनस किया? सवाल सुनना, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV निकालने के लिए कितने बार डिप्रिसिएशन माइनस किया? 2 बार। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का WDV निकालने के लिए कितने बार माइनस करना पड़ेगा? 3 बार। पांचवें साल के स्टार्टिंग में आने के लिए कितने बार डिप्रिसिएशन माइनस करना है? 4 बार। ये बात समझ में आई ना? चलो आ जाओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 810। बोलो बेटा कितना बचा? 7290 WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ये WDV मेथड का अपना फंडा है, प्लीज ध्यान देना। हर साल यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम कम होते जा रहा है क्या? पहले साल 1000, देन 900, देन 810, देन कितना आएगा? 729। दिख रहा है क्या सभी को? यस और नो? सो हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम 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 होते जा रहा है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। एसएलएम में ऐसा नहीं था, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था? हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट था। यहाँ पे हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है। यस और नो? क्लियर है सब लोग साथ में? मैं फॉर्मूला भी लिख दूं क्या आपको इसका? प्लीज ध्यान देना। वैसे इसका फॉर्मूला आपको जनरली कोई बुक में दिखेगा नहीं, लेकिन हमने एक इसका फॉर्मूला भी बनाया है सिंपल सा। डिप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। रिस्पेक्टिव ईयर मतलब जिस साल का डिप्रिसिएशन निकालना है वो साल। WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। हो गया फॉर्मूला। वही तो किया हमने हर बार। देखो ना, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, सेकेंड ईयर के WDV से मल्टीप्लाई किया। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, थर्ड ईयर के WDV से मल्टीप्लाई किया। इसीलिए WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। बेटा सब लोग साथ में है ना? प्लीज सब साथ में रहना बेटा। हाँ है ना? आपकी जिंदगी बन रही है, आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, डिप्रिसिएशन। एग्जाम में 5 से 6 नंबर ही आपको देने वाला है। डन? चलो आगे। अच्छा, इसी में एक और फॉर्मूला है। अगर रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कौन सी मेथड है? WDV। कौन सी मेथड है? WDV। ठीक है, तो फॉर्मूला है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या रहेगा फॉर्मूला? ट्राई करो। ओके, डिप्रिसिएशन अपॉन WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। लेकिन WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर आप कैसे निकालोगे? एनीबॉडी? ऑनलाइन वाला बच्चा कोई? ऑनलाइन वाला बच्चा? ऑनलाइन वाला बच्चा? देखो थोड़ा सा, जितना आप आसान यहाँ पे सोच रहे हो उतना आसान है नहीं। आपने ये तो बोल दिया रेट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन अपॉन WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर, लेकिन WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर कैसे निकालोगे? डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? रेट के बाद। अगेन आपको तो रेट पता ही नहीं है, विशियस सर्कल हो गया ना। अरे बाबा, आपने फॉर्मूला ऐसे बता दिया ना, रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। ये चलो प्लीज ध्यान देना, ये चलो आपको पता चल गया, बरोबर है? क्या ये हर साल सेम है क्या? जब ये सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला में आ सकता है क्या? फॉर्मूला में कौन सी चीजें आती है जो हर साल सेम है? ये तो बदल रहा है। क्या ये भी हर साल सेम है क्या? ये भी हर साल सेम नहीं है। और दूसरी एक और चीज मुझे बताओ, WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर कैसे निकालते हो आप? WDV को ही BV बोलते हैं ना, ये कैसे निकालते हो? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। जब रेट ही पता नहीं है तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? और जब डिप्रिसिएशन ही पता नहीं है तो WDV कैसे निकालोगे? आप तो विशियस सर्कल में फंस गए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे बचपन में अलजेब्रा में आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, है ना, उसी की मदद से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला देखना कैसे आगे हम लोग यूज करेंगे। 1 माइनस nth रूट ऑफ, लिखो, डोंट वरी, घबराना मत। ये देखते से कुछ बच्चों को नौशिया उल्टी जैसा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल डरना मत, एकदम सिंपल चीज है, कोई मैथ्स बीस नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। 1 माइनस nth रूट ऑफ RV, रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट,
और ये रेट परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100. दैट्स इट. 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू अपन कॉस्ट. n मतलब क्या है बेटा? परेड. n मतलब क्या है? परेड. लिख लो, बस फॉर्मूला लिख लो. बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, देखेंगे सब आगे प्रैक्टिस. सिर्फ फॉर्मूला लिख करके रखो. अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये जो है ये स्क्वायर रूट है क्या? नो बेटा, ये स्क्वायर रूट नहीं है. ये स्क्वायर रूट नहीं है. सर अगर असेट का लाइफ 5.6 इयर्स है तो क्या यहां पे रूट में 5.6 आ जाएगा? हाँ सर, ये तो कैलसी पे निकलता ही नहीं है. सर इसके लिए तो लॉग एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा. डोंट वरी, लॉग एंटी लॉग यूज करने की जरूरत नहीं. कैलकुलेटर की ट्रिक है, वो आपको बताऊंगा. सब कैलसी पे निकल जाता है, सिंपल स्टेप्स है ना. हर किसी को मालूम है. गूगल भी आप कर लोगे तो उसके ऊपर भी आपको कैलकुलेटर की हजारों ट्रिक्स मिल जाएगी. ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है. तो ये दो फॉर्मूला आपने लिखना है WDV मेथड के. कौन से दो फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है. ए मुन्ना, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है तो WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. और अगर रेट निकालना है तो 1 माइनस, बोलो 1 माइनस nth रूट ऑफ RV अपॉन C. C मतलब कॉस्ट. 1 माइनस nth रूट ऑफ RV अपॉन C. RV अपॉन कॉस्ट. R क्या है? रेसिडुअल वैल्यू. डोंट वरी, करेंगे. ये दोनों चीज लिखी बेटा आपने, पक्की बात है ना. सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हमने अभी तक यूज नहीं किया. ये यूज कर लिया क्या? देखो तो ये सिंपल एकदम. यस और नो? पक्की बात. अच्छा एक और चीज, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम कम हो रहा है देखो. और यहाँ पे कभी आखिरी में जीरो आने वाला है क्या? नो, आखिरी में कभी भी जीरो नहीं आएगा. पूछो क्यों? मुझे एक बात बताओ, WDV मेथड में अगर असेट का कॉस्ट 100 है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, यानी हर बार बचेगा कितना? 90%. हर बार 10% माइनस होने के बाद बचेगा कितना? उस रिस्पेक्टिव WDV का 90. हर बार 10% माइनस होने के बाद बचेगा कितना? 90. बचे हुए का 10 माइनस होगा, उसका 90 बचेगा, और बचे हुए का, और जो 90% बचता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. आपको यकीन नहीं आता है तो कैलकुलेटर पे आप 1 करोड़ बार करते बैठो, इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो कभी नहीं आएगा. कैलसी लेना, कैलसी पे लेना 100 कॉस्ट माइनस 10% का साइन, माइनस 10% का साइन, माइनस 10% का साइन करते रहना. कितनी बार? आपका ये कभी भी जीरो नहीं आएगा. सर कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व होता है वो भी बता देता हूं. लो बेटा कैलकुलेटर लो, लिखो कैलसी. लिखना है बेटा सभी ने, कैलसी. कैलकुलेटर की ट्रिक फॉर WDV मेथड, फॉर WDV मेथड. ठीक है, लिखो बेटा कैलकुलेटर की ट्रिक बता रहा हूं फॉर WDV मेथड. लिखना है सभी. लो कैलकुलेटर पे लो बेटा 10,000. अच्छा कैलकुलेटर जब भी आप हाथ में लोगे तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर का m प्लस m माइनस का साइन स्क्रीन पे अगर होगा ना तो क्लियर कर देना है. मतलब जब भी आप देखो बेटा, प्लीज ध्यान देना, अब आज के बाद काफी जगह पे हम लोग कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं. जब भी आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में, मुन्ना कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में, लास्ट बेंच ध्यान देना बेटा, अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में m का साइन नहीं दिखना चाहिए. और अगर दिख रहा है तो ऑन AC प्रेस करो, चला जाना चाहिए. अभी दिख रहा है साइन, फिर भी साइन दिख रहा है तो 1-2 बार MRC प्रेस करो और फिर ऑन AC प्रेस करो. अब गया साइन, MRC प्रेस किया 1-2 बार और फिर ऑन AC 1-2 बार प्रेस कर दिया, अब साइन चला गया. अब स्क्रीन पे अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में m का साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी कोई फिगर नहीं है. बरोबर है क्या? अब अच्छे से ध्यान देना. मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो. लो कैलसी की स्क्रीन पे लो 10,000 है ना कॉस्ट, सो स्क्रीन पे ले लो 10,000. बरोबर है क्या? WDV मेथड की ट्रिक बता रहा हूं, फिर SLM की भी बताऊंगा, है ना. लिख लेना, काफी बच्चों को पता होगी बट फिर भी लिख लेना. ठीक है. सो अब करो इनटू 10% का साइन, 10,000 इंटू 10% का साइन कितना आया?
1000। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके बाद ये क्या है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बराबर है क्या, दिख रहा है ना, देखो मैंने स्टेप सारी लिखा है। और जब भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ लिखूंगा तो समझ जाना वो स्क्रीन पे दिखेगा, वो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं ना, उसके बाद WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर आता है, डायरेक्टली प्रेस करो माइनस इक्वल्स टू, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है बेटा, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एट द स्टार्टिंग, बोलो मेरे साथ साथ, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, डायरेक्टली आ गया माइनस इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद, है ना, 9000 आया ना, देखो 9000 ही है क्या इधर भी, हाँ। उसके बाद फिर से अब इंटू 10%, इंटू 10% कितना है बेटा स्क्रीन पे, ये आया WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बरोबर है क्या। फिर से माइनस इक्वल्स टू क्या है बेटा अभी स्क्रीन पे, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, आया क्या, है ना, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रेट से, फिर से इंटू 10%, इंटू 10%, अब बोलो स्क्रीन पे क्या आया, डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, बरोबर है क्या। फिर से माइनस इक्वल्स टू क्या आया स्क्रीन पे, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, तो 7290 आ गया क्या, यस और नो, क्लियर है, सिंपल था। ये ट्रिक घर पे ट्राई करोगे वापस आप 2-3 बार, पक्का ट्राई करना बेटा, हाँ। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट, पक्की बात, डन, चलो आगे। सर मुझे डायरेक्ट WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर निकालना है, मुझे बीच के डिप्रिसिएशन 1, 2, 3 से कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। लिखो एक और चीज, अनदर कैलसी ट्रिक नंबर 2 फॉर WDV मेथड, लिखो ऐसा, इफ you want to calculate directly any specific WDV, अगर आपको डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक WDV कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, मुन्ना ध्यान देना, बोलो कौन सा निकालना, डायरेक्टली फोर्थ ईयर का निकालना है ना, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, फोर्थ ईयर का WDV क्या था बेटा, 7290 था। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था चौथे साल के स्टार्टिंग का WDV निकालना है तो कितने बार डिप्रिसिएशन माइनस करना है, 3 बार। WDV मेथड के लिए ट्रिक है, लो बेटा कॉस्ट ले लो स्क्रीन पे, पहले वापस ऑन एसी का बटन दबाओ, MRC दबाओ, फिर ऑन एसी, कैलकुलेटर के ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में स्क्रीन पे M का साइन नहीं दिखना चाहिए। चलो ले लिया बेटा सभी ने, आ जाओ, अब कितने बार माइनस करना है डिप्रिसिएशन, 3 बार, हेलो -10% का साइन, एक -10% का साइन, जो मैंने लिखा बस वही दबाओ बटन, 10,000 -10% का साइन एक बार, -10% का साइन 2 बार, -10% का साइन, -10% का साइन 3 बार। तो अपने आप जो स्क्रीन पे आ गया वो क्या है, 3 बार माइनस किया ना, D1 D2 D3, 3 डिप्रिसिएशन माइनस किया तो मिला क्या, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर निकालना है तो कितने बार माइनस करोगे, -10% का साइन, -10%, ये WDV मेथड में यूज होगी, है ना। SLM में तो सिंपल है, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम है, एक बार भी निकाल दिया, उसके बाद 10 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है तो इंटू 10 कर देना, तो 10 साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। डोंट वरी, जब SLM का प्रॉब्लम आएगा वो भी बताऊंगा, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है जनरली। आज क्लियर है, ये दोनों ट्रिक लिख लिया आपने, ये कैलकुलेटर की ट्रिक नंबर 1 और ये ट्रिक नंबर 2, ठीक है।
चलो आगे, पूरे सब्जेक्ट में 12 से 15 जगह ऐसी ट्रिक आएगी और इसकी वजह से आपका पेपर में 7 to 8 मिनट का टाइम बच जाएगा, है ना। 7 से 8 मिनट बहुत बड़ी बात है। 7-8 मिनट में फेल होने वाला बच्चा पास हो जाता है, पास होने वाला बच्चा एग्जाम्शन लेके आता है और एग्जाम्शन वाला बच्चा मेरिट भी आ सकता है, यस और नो। सो 7 to 8 मिनट इज वेरी ह्यूज लॉन्ग टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीए एग्जामिनेशन, बरोबर। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। सो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी हमने दो मेथड देखा अभी तक, दोनों मेथड की कुछ खास बातें बता देता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, लिखो लिखो मेरे साथ साथ। ये एसएलएम और ये डब्ल्यूडीवी। मान लो असेट की कॉस्ट है 10,000 और रेट सेम है दोनों मेथड में, वो है 10%। रेट कितना है 10%। रेट 10% लिखना बेटा बीच में, हाँ ऊपर में। ठीक है, बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा एसएलएम में 1000, डब्ल्यूडीवी में ओ हो बहुत काम की चीज पता चली। इफ रेट सेम then first year depreciation under both method will be सही है ना। सो अगर आपको इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन में एसएलएम का भी डिप्रिसिएशन दे दिया, रेट सेम है, और पूछा डब्ल्यूडीवी का डिप्रिसिएशन क्या है, तो जो एसएलएम का है वही डब्ल्यूडीवी का है, बट कौन से साल के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, बाकी और कोई साल के लिए नहीं, बरोबर। चलो आगे, उसके बाद बोलो डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा दोनों मेथड में। सो ये भी सेम रहेगा क्या, देन डिप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर और डिप्रिसिएशन दोनों भी सेम। देखो मैंने कैसे किया जुगाड़, फिर से आपका समय बचा लिया सेंटेंस लिखने का। क्या लिखा मैंने, डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर एंड डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डिप्रिसिएशन फॉर, ऐसा कर देना, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एंड डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर विल रिमेन सेम। कंडीशन क्या है, रेट सेम होना चाहिए, बरोबर है ना। आ जाओ बोलो बेटा कितना है यहाँ पे आगे इतना, बताओ फिर अब डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, हाँ इसका आया 900 और इसका कितना है बेटा, अगेन 1000, बोलो बचा कितना 8100, यहाँ पे 8000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 810, यहाँ पे अगेन 1000। सो एक और चीज, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम रहेगा एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। सो एक और कंक्लूजन लिख लो, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी, ऐसा लिख लो। देखो डब्ल्यूडीवी डिप्रिसिएशन is less than SLM depreciation, बरोबर है। ये सारी चीजें आगे यूज होने वाली है, इंस्टीट्यूट आपको ट्रू और फॉल्स पूछेगी तो वहां पे ये काम आएगा। सर कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है आपके एग्जाम का और वो कंपलसरी है, आपके पास उस क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, उसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़े अलावा नहीं तो जोड़े लाओ, है ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, वन सेंटेंस आंसर, मैच द पेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। और उसके बाद में बचा कितना 80, तो 16 मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 16 पंच 80, 16 5 80, पहला 20 मार्क्स का और बचे हुए 5 क्वेश्चन 16 के। सर बचे हुए 5 के 5 पूरे सॉल्व करना है क्या, नो, आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन,
6 में से कितने सॉल्व करना है? 5। पहला कंपलसरी है, उसको छोड़ दो, पहला छोड़ के उसके बाद और कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6। 6 में से कितने सॉल्व करना है? 5। बराबर है क्या? पहला छोड़ के टोटल कितने रहेंगे? और 6, तो 6 और पहला टोटल क्वेश्चन रहेंगे पूरे पेपर में 7। 7 में से पहला कंपलसरी है, निकाल दो, बचे हुए 6 में से कितने सॉल्व करना है? 5। 16 5 80 और पहला 20, यानी 116 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा अप्रोक्सीमेट, 2-4 नंबर आगे पीछे, है ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन के अंदर में भी सब क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में रहते। तो 116 में से कितने मार्क का सॉल्व करना है? 100 का। अब लग रहा होगा ना 12th कितना आसान था, है ना, 150 नंबर का पेपर रहता था, उसमें 80 का सॉल्व करना है 3 घंटा, और आपको पता रहता था कौन कौन से टॉपिक ऑप्शन में छोड़ने वाले, कंपनी ऑप्शन में, रेशो वाला चैप्टर ऑप्शन में, कंपनी अपना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कौन सा था उसमें का ये ऑप्शन में, पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट कर लो तो रिटायरमेंट डेथ ऑप्शन में, है ना। अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पेपर आसान होते जाएगा सीए का उतने ही आपकी आगे सैलरी कम होती जाएगी, क्योंकि पेपर आसान यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर होंगे ज्यादा, और जितने ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे उतनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू कम होते जाएगी। यस और नो? इकोनॉमिक्स डिमांड स्केर्सिटी पढ़ा है ना आपने? यस और नो? इसलिए बीकॉम को कम पगार है, क्योंकि बीकॉम बहुत सारे हैं, और सीए को ज्यादा सैलरी क्यों है? क्योंकि सीए बहुत कम है, जो कम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती। तो आपने भगवान से प्रे करना चाहिए कि हे भगवान, मेरा जो एग्जाम रहेगा और मेरे आने वाले बाद के सारे एग्जाम्स टफेस्ट होने चाहिए, ऐसा प्रे करो, क्योंकि जितना ज्यादा पेपर टफ रहेगा उतनी आपको हाई सैलरी, उतनी ज्यादा आपकी इज्जत, उतनी ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट। यूपीएससी के एग्जाम क्लियर हो गया और एक बंदा बीकॉम का फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, बट किसका सेलिब्रेशन बड़ा रहता है? यूपीएससी वाले का, क्योंकि उसकी एग्जाम भी उतनी टफ थी। लड़ाई जितनी मुश्किल रहेगी उतना ही सेलिब्रेशन में मजा आएगा। मुझे एक बात बता, 8वीं 9वीं की एग्जाम क्लियर होने के बाद कभी आपने बोर्ड पार्टिया पार्टी बीटी सब किया था क्या? 8th स्टैंडर्ड क्लियर हो गया? नो। बट सीए फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आप एकदम तूफान करने वाले हो। यस और नो? फिर से इंटर की तैयारी, इंटर क्लियर हो गया फिर बड़ा तूफान, फाइनल क्लियर हो गया तो फिर तो बवंडर एकदम। यस और नो? कि भाऊ आता तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, वो हिसाब रहता है और कुछ नहीं। इसलिए सीए की एग्जाम को, है ना, इतनी ज्यादा इज्जत है। तो पेपर टफ आना चाहिए, ऐसा प्रे करना है आपने, है ना। चलो आ जाओ बेटा, तभी तो घोड़े और गधे में अंतर रहेगा ना। और सब सीए बन गए तो पियोन कौन बनेगा? यस और नो? पियोन भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो उसके ऑफिस में अकाउंटेंट या क्लर्क कौन बनेगा फिर, है ना। तो मेहनत करना है, बस अपन ने इतना देखना है कि अपने को सीए बनना है कि पियोन बनना है। यस और नो? सीए बनना है तो अभी मेहनत ज्यादा करो। और जो बच्चे सीए की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते वो क्या करते हैं फिर? वो क्या करते हैं, किसी सीए के ऑफिस में लाइफ टाइम जॉब करते हैं। उनको नॉलेज सीए के उत्ते रहता है, नॉलेज उनको पूरा सीए के उत्ता रहता है, लेकिन पगार पियोन वाली रहती है, 15-20 हजार रुपए पर मंथ, लाइफ टाइम। समझ में आएगा? क्योंकि मेन ठप्पा और साइन किसका रहेगा? सीए का। उसका रहेगा क्या? उसके जैसे बहुत मिल जाएंगे, सीए के जैसे कोई मिलता है क्या दूसरा? नो, है ना। वो चीज है, बस उतना ही अंतर है। अब आपको मेन कैबिन के अंदर के चेयर पे बैठना है या बाहर अकाउंटेंट के चेयर पे बैठना है, वो चॉइस आपकी रहती है। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा अपना चलता जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आखिरी में क्या आएगी? 0 और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे, है ना, आखिरी की जो वैल्यू बचेगी बैलेंस, वो कभी भी 0 नहीं रहेगा। ये लिख लेना। एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में इंस्टीट्यूट का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, WDV मेथड में एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ स्क्रैप जो भी वैल्यू बचेगा रेसिडुअल वैल्यू वो 0 रहता है, फॉल्स 0 नहीं रहता है। एसएलएम में 0 और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कुछ भी आ सकता है। सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ही 0 है तो एसएलएम में 0 आएगा आखिरी में। यस और नो? लिख लिया है सभी ने? पक्की बात। चलो अगला मेथड में बताने जा रहा हूं बेटा मुन्ना। नेक्स्ट मेथड लिखो फटाफट से, एसवाईडी। आज हमारी सारी मेथड्स हो जाएगी, राइट। आज कल से हम लोग फिर क्या करेंगे? तूफान प्रैक्टिस। आज लिखो, नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड है। अच्छा एक चीज और लिख लो, छोटी सी चीज है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। एक इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी पूछा था, काफी सारे बच्चों को उस समय आया नहीं था, नियर अबाउट 99% बच्चों को। सर ये आपको कैसे समझा कि उस समय 99% बच्चों को नहीं आया? इंस्टीट्यूट का एक इवैल्यूएटर्स का कमेंट आता है, जो पेपर इवैल्यूएट करते हैं ना, उनका भी कमेंट आता है।
उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से कि जब आप पेपर लिखते हो तो कैसे लिखना चाहिए। तो वो पेपर चेकर का भी कमेंट वाला एक आता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सेक्शन, तो उन्होंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ही नहीं लिखा, जिन्होंने लिखा गलत लिखा फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो काफी बार, अब ये एक बार एग्जाम में आ गया तो सारे कोचिंग क्लास वाले, अपने टीचर्स, सारे गुरु अपने बच्चों को उसमें ट्रेन कर देते हैं ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी है आपको बताना जरूरी है, प्लीज ध्यान देना। देखो प्लीज ध्यान देना, एक वो क्वेश्चन ऐसा था, एक केस ऐसी थी मुन्ना, ध्यान देना और लिखना, ठीक है। क्या था, इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा कि जैसे जैसे असेट पुरानी होती है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये देखो जैसे जैसे असेट पुरानी होती है, ये ईयर 1 ईयर 2 3 4 5 है ना, जैसे जैसे असेट पुरानी होती है, कॉमन सेंस अप्लाई करना, उस असेट के ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? कॉमन सेंस बढ़ेगा। पुरानी गाड़ियों पे रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा आते हैं ना, सो जैसे जैसे असेट पुरानी होगी उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बरोबर है। तो जब आपको दिख रहा है कि ये एक एक्सपेंस जैसे जैसे असेट पुरानी हो रही है वैसे वैसे ये एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपने ऐसी मेथड यूज करना चाहिए, ये अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है, समझो ये अमाउंट है, अमाउंट है। अब अमाउंट ये डिप्रिसिएशन का भी हो सकता है और रिपेयर मेंटेनेंस का भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1000 2000 ये 3000 है ना, ये 4000, तो मुझे एक बात बताओ, अब आपको भी मालूम है असेट पुरानी हो रही है तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ऐसा मेथड सिलेक्ट करना मेरे भाई कि जिसमें असेट पुरानी हो रही है तो डिप्रिसिएशन का खर्चा कम होगा। एक खर्चा बढ़ रहा है ना, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए मेथड ऐसे सिलेक्ट करो कि डिप्रिसिएशन का खर्चा हर अगले साल कम होगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कमर टूट जाएगी ना। रिपेयर मेंटेनेंस भी बढ़ रहा है, डिप्रिसिएशन भी तुम्हारा एसएलएम लिया या फिर ज्यादा अमाउंट वाला जिसके अंदर में अमाउंट डिप्रिसिएशन का ज्यादा रहा, ऐसी मेथड सिलेक्ट कर लिया, तो पीएनएल पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा क्या एक्सपेंस का। तो जब एक खर्चा बढ़ रहा है तो डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा कम होना चाहिए, दोनों सेट ऑफ कर लेंगे ना आपस में, यस और नो। तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हर अगले साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम आता है? ये था आंसर। उन्होंने सवाल पूछा था कि असेट जैसे जैसे पुरानी होती है रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इस टाइप के असेट के लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो एक एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मैचिंग को मद्देनजर रखते हुए दूसरा एक्सपेंस कम होना चाहिए, ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए ना। तो डिप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस कम होना चाहिए, जब रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो कौन से मेथड में डिप्रिसिएशन कम होता है? WDV। सो अगर ये बढ़ रहा है, मान लो ये पहले साल डिप्रिसिएशन कितना है 4 साल, दूसरे साल कितना है 3 साल, WDV में ऐसे ही होता है ना 2 1, यस और नो। तो ऐसी मेथड सिलेक्ट करो जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर अगले साल क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है बेटा आपका WDV डिप्रिसिएशन, यस और नो। बस ये चार्ट ध्यान रखना है ना, पेपर में चार्ट वर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अगर पता है कि रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो ऐसी मेथड सिलेक्ट करो जिसमें डिप्रिसिएशन कम होगा, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेट ऑफ कर देंगे, यस और नो। क्लियर है? चलो आगे। पक्का छोटी सी केस थी, 1 नंबर के लिए था, पहले वाले क्वेश्चन में, फॉर 1 मार्क्स ओनली, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, है ना। अच्छा, इंस्टीट्यूट चाहती है कि पहला वाला क्वेश्चन हर एक बच्चा सॉल्व करे, बरोबर है? बरोबर। कुणाल कामले, सर एसएलएम का बता दो। हाँ सर, एसएलएम का क्या नहीं समझा बेटा, प्लीज पूछो। ट्रिक, अच्छा कैलकुलेटर का ट्रिक बताऊंगा। एसएलएम में कोई कैलकुलेटर में ट्रिक नहीं है, एसएलएम में आपने अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल लिया, वो आया समझ लो 10,000 पर एनम। अब मुझे एक बात बता, 10 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो ओरल है 1 लाख, 5 साल का निकालना है तो 50,000, हर साल सेम है ना, कम कम थोड़ी हो रहा है। 100 साल का निकालना है तो 10,000 इंटू 100, 2 ईयर्स का निकालना है तो 10,000 इंटू 2 20,000, यस और नो। तो उसमें एज सच कोई ट्रिक नहीं है, बट फिर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर भी सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। आ जाओ।
सो ये लिख लिया सभी ने, लिखो थर्ड मेथड। अब मेरे साथ साथ लिखना बेटा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्यार से बोल देंगे SYD, है ना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। डन। चलो आगे लिखो बेटा, क्या कहना है इस मेथड का, देखना जरा मुन्ना, प्लीज ध्यान दें, काम की चीज है। यस, आ जाओ मुन्ना, देखो जरा, पहले मैं इसमें लिख देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला लिखो, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, यूजफुल लाइफ, सिंपल सा फॉर्मूला है। मॉड्यूल में दो दो फॉर्मूला दिए, तीन तीन फॉर्मूला दिए, इसके लिए अलग अलग मेथड्स है, अपना एक ही फॉर्मूला में सारे इसके आंसर्स आ जाएंगे। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर, वापस यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइडेड बाय SYD into another bracket cost minus estimated scrap value। हाँ, फिर से, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइडेड बाय SYD into another bracket cost minus estimated scrap value। बरोबर, क्लियर। चल अच्छे से ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल, एकदम सिंपल है, आएगा आपको आंसर। मुन्ना प्लीज ध्यान। अच्छा, ये जो SYD, ये क्या है, SYD यानी क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। क्या होता है ये, अगर कोई एसेट की लाइफ 5 साल है, अगर कोई एसेट की लाइफ, यूजफुल लाइफ 5 साल है, यूजफुल लाइफ कितनी साल है, 5 साल है, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैसे निकालेंगे बताओ, 5 साल है ना, 1 2 न 3 न 4 5, सबकी टोटल कर लो, कितना है बेटा, 15। आ गया SYD, आ गया SYD, सम ऑफ ईयर्स डिजिट आ गया, SYD आ गया। एक बार, हाँ, ये एक और तरीका है निकालने का, ये ज्यादा अच्छा लगेगा सभी को। SYD इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है बेटा, टोटल यूजफुल लाइफ। बोलो n क्या है बेटा, यहाँ पे 5 साल, 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 1 अपॉन 2, कितना है बेटा, अगेन 15। कैसे भी करो, जो आपको पसंद है, ठीक है। लेफ्ट वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन लेफ्ट वाले में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। 9 साल यूजफुल लाइफ है, करते बैठो पेपर में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, टाइम भी ज्यादा, गलती होने के चांसेस ज्यादा। दूसरा वाला क्या है, 9 साल लाइफ है ना, n इन ब्रैकेट n प्लस 1, 9 साल लाइफ है, n इन ब्रैकेट n प्लस 1, n प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 9 190, 190 का आधा 95, खत्म। 5 साल लाइफ है, तो 5 के ऊपर कितना होता है, 6, 5 इंटू 6 30 अपन 2 15। 4 साल लाइफ है, 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 1 कितना है, 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 1, 5 इंटू 4 20 का आधा 10। 6 साल लाइफ है, 6 इंटू 7 72 का आधा 36। 7 साल लाइफ है, 7 इंटू 8 56, 56 का आधा कितना है बेटा, 28। कितना आसान है, यस और नो। चलो आगे, कैसा भी करो, सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर्मूला से डरो मत, इजी फॉर्मूला है, गलती होने के चांसेस कम है सेकंड में, राइट। चलो आगे,
चल अब अच्छे से ध्यान देना, यूजफुल लाइफ रिमेन इंक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कौन सा साल रे बेटा, लिखो ऐसा, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल। हाँ फिर से, करंट ईयर यानी कौन सा साल, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल। सर इसका मतलब यहां पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? नो, हर साल का अलग अलग रहेगा। मान लो आपको सर निकालना कैसे बताता हूं, भरपूर एग्जाम्पल करेंगे, बहुत इजी है, अभी जो बच्चा पैदा हो वो भी करेगा आराम से। डन, चल ध्यान देना। सो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी कितना यूजफुल लाइफ बाकी है, कहां से, करंट ईयर से, इंक्लूडिंग करंट ईयर। सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल ले लो, लिखो एग्जाम्पल, लिख बेटा मुन्ना, लिख दो। एग्जाम्पल लिखो, एक असेट का कॉस्ट है 10,000, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 2000, ठीक है, कॉस्ट दे दिया, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे दिया, यूजफुल लाइफ दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द amount of depreciation for first year, second year, third year, fourth year, fifth year and sixth year using SYD method। आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ SYD मेथड। अच्छा, असेट की कॉस्ट कैसे आती है बोलो तो जरा, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस असेट के कॉस्ट में, परचेस प्राइस में ऐड कर देना। समझ में आया ना सभी को? हाँ डोंट वरी, करेंगे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सब करेंगे, बट पहले एक बार समझ लेते हैं। राइट, आ जा मुन्ना, ले तो जरा बता मुझे अभी। सो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन यूजिंग एसवाईडी मेथड, फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत है? फॉर्मूला लिखा है बेटा सभी ने? ये देखो ये फॉर्मूला है, वापस लिखने की जरूरत है, फॉर्मूला है ना? सो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बोल बेटा फॉर्मूला में पढ़, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कौन सा साल? अभी आपने लिखा ना, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल। बोल बेटा कौन से साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं अभी? फर्स्ट ईयर का। कौन से साल का निकाल रहे हैं? फर्स्ट ईयर का। चल बोल तो मुन्ना, फर्स्ट ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है? इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। टोटल यूजफुल लाइफ कितना है? 6 साल। टोटल यूजफुल लाइफ कितना है? 6। फर्स्ट ईयर से कितना बाकी है काउंट करते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को भी काउंट करना है, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को भी काउंट करना है, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को भी काउंट करना है। एक फर्स्ट ईयर से निकालना है ना, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन पूछा है तो फर्स्ट ईयर से देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल रुको 6 6 6 6 लिख दिया ऊपर में। एसवाईडी निकाल रहे बेटा, एसवाईडी कितना आएगा? कितना है? अरे अलग अलग आ रहा है सभी का, ले तो 6 इन ब्रैकेट 6 + 1/2, बोलो कितना आया? बोला ना फॉर्मूला आसान है। 6 इन ब्रैकेट 6 + 1 यानी 6 × 7, 7 × 42, 42, 42 का आ जा 21, 21 आ गया, इनटू अनदर ब्रैकेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितना था? स्क्रैप वैल्यू कितना है? बरोबर क्या? यस और नो? चलो बताओ तो। सो 6 / 21 इंटू 8000 कितना आया? 2285.7। सेकेंड ईयर का निकालो। चलो अगेन एक बार फिर से बेटा ध्यान देना सब लोग, स्टॉप राइटिंग। बोलो सेकेंड ईयर से कितना यूज, न्यूमरेटर न्यूमरेटर यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। सेकेंड ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर?
सेकेंड ईयर को भी काउंट करना है। हाँ, टोटल लाइफ कितनी थी? 6 साल। कौन सा साल चल रहा है? दूसरा साल। तो दूसरे साल से छठे साल तक इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर। चलो काउंट करो, सेकेंड ईयर से इंक्लूडिंग से करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कौन सा साल? जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है। कौन से साल का निकाल रहे हैं? सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर से काउंट करो, 2 3 4 5 6। कितना है? एसवाईडी हर बार सेम ही रहेगा ना, इनटू अनदर ब्रैकेट 10,000 माइनस 2,000। बोल रहे बेटा कितना आया? ठीक है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो बेटा, थर्ड ईयर का। बोलो थर्ड ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है? न्यूमरेटर ले रहा हूं फॉर्मूला का, इंक्लूडिंग थर्ड ईयर। चलो थर्ड ईयर से काउंट करो, टोटल 6 साल थे ना, थर्ड ईयर से काउंट करो, 3 4 5 6। कितना लाइफ है? 4 साल बाकी है, रिमेनिंग अपॉन 21 इंटू 10,000 माइनस 2,000, 4 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10 माइनस 2। अच्छा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, नहीं तो बच्चा ऐसा करेगा 4 अपॉन 21 इंटू 10 माइनस 2, गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 माइनस 2 8,000, और 8,000 को मल्टीप्लाई करो 6 अपॉन 21, 8,000 को मल्टीप्लाई करो 5 अपॉन 21, 8,000 को मल्टीप्लाई करो 4 अपॉन 21। कंचे भागू बेव कंसाचे गुणाकार भागाकार बेरीज वजाबाकी आदि करायची। बॉडमास का रूल, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बॉडमास छोड़ो, सबको गोली मारो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, डन। कितना है बेटा? 1523.8। चलो फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी इंक्लूडिंग फोर्थ ईयर? 4 5 6। हाँ, 3 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10,000 माइनस 2,000। फिफ्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग फिफ्थ ईयर? 5 और 6, 2 अपॉन 21 इन ब्रैकेट 10 के माइनस 2 के। हाँ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कितना लाइफ बाकी है? ये तेरे जिंदगी का आखिरी साल है, मतलब कितना बाकी है? 1 साल। लास्ट ईयर में यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है ना। सो 1 अपॉन 21 इंटू अनदर ब्रैकेट 10 के माइनस 2 के इज इक्वल टू, आ गया क्या? जो भी अमाउंट है, अमाउंट लिख लिया आपने, निकाल लिया सभी ने, सिंपल था, कुछ था रे इसमें, है ना, एकदम इजी था। लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, लिखो लिखो फटाफट से लिखो बेटा। प्रोडक्शन, ये लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अभी अगले जो 3 फॉर्मूला है ना, वो एक जैसी है, नाम अलग अलग है। पहला कौन सा फॉर्मूला हो गया? स्ट्रेट लाइन। दूसरा WDV, तीसरा SYD। नाउ देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, तो एक बार देख लो, मशीन आवर मेथड, और 6 नंबर का है डिप्लेशन। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये तीनों भी सेम है, ताकि आप साथों साथ तीनों को कंपेयर कर पाए। डन, आ जाओ। सो ध्यान देना मुन्ना, चलो आगे। सो देखो फॉर्मूला लिख लो पहले, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स
ड्यूरिंग द परेड। लिखो, बताता हूं यूज करके, फटाफट से लिख लो, है ना। प्लीज बुक अच्छे से मेंटेन करना। इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, अपने नोट्स के क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, आपसे करवा के लूंगा। बट वो सारी चीजें करने के लिए जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कूद नहीं पाओगे। ठीक है, आ जाओ। बस मैं आप लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। अभी तक हमने जंग स्टार्ट नहीं किया है, बस तैयार कर रहा हूँ, है ना। आपके अंदर में सारे इक्विपमेंट फिट कर रहा हूँ। आयरन मैन के सूट के अंदर में वो सारे इक्विपमेंट फिट करता है ना, बस एक एक इक्विपमेंट, रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर, ये वो सब एक एक अपन लोग इक्विप कर रहे हैं अभी आपको। और जैसे आप फुल्ली इक्विप्ड हो जाओगे, फुल्ली लोडेड, उसके बाद आपको मैं जंग में उतार दूंगा। और जैसे जैसे जो बच्चा बीच बीच में उसके सूट के एक एक इंस्ट्रूमेंट खराब होते जाएंगे, वो मैं बैठा हूँ रिपेयर करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ करने वाले। बट प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियस वॉर समझ के करना है ना। कंफर्ट जोन में मत आना किसी ने भी। लिखो यहाँ पे मशीन आवर मेथड, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ESV यानी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अपॉन टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द परेड। वहां पे यूनिट वर्ड था पहले वाले फॉर्मूला में, यहां पे क्या आ गया, मशीन। सिंपल है, कंपेयर कर पा रहे हो ना आप लोग। एक भी फॉर्मूला याद रहे, तीनों मेथड हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिकल तीनों का देखेंगे। अब तीसरा मेथड लिखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अगेन कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल आउटपुट। सर आउटपुट क्यों बोला? डिप्लीशन मेथड कौन सी एसेट के लिए होता है ना, वेस्टिंग एसेट के लिए, जो फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाती है। जैसे कोल माइन, कोयले की खान से क्या निकलता है, आउटपुट। इसलिए डिप्लीशन मेथड में क्या लिख दिया, आउटपुट। आउटपुट में बी इन टन्स, किलोग्राम, लीटर, यस और नो। आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ड्यूरिंग। क्यों रे, तीनों मेथड में ड्यूरिंग ड्यूरिंग द लिखा हुआ है मैंने। ड्यूरिंग द परेड मतलब कौन से परेड की बात चल रही है? ड्यूरिंग द परेड मतलब उस परेड की बात चल रही है। सुनना, ड्यूरिंग द परेड मतलब उस परेड की बात चल रही है। लास्ट टाइम, ड्यूरिंग द परेड मतलब उस परेड की बात चल रही है जिस परेड का डिप्रिसिएशन पूछा है। टोटल लाइफ है 5 साल और आपको पूछा है चौथे साल का डिप्रिसिएशन। तो यहां पे ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, ये कौन से साल का रहेगा? आउटपुट ड्यूरिंग द परेड चौथे साल का। ये जो मशीन आवर ड्यूरिंग द परेड है, ये कौन से साल का रहेगा? चौथे साल का। ये जो यूनिट्स है, ये कौन से साल के रहेंगे? चौथे साल के। और नीचे जो दिया है टोटल यूनिट, ये कौन सा रहेगा? पूरे उस मशीन के, उस असेट के जीवन में कितने यूनिट बना सकती है, वो टोटल यूनिट है ना। एक मशीन है, उसके टोटल जिंदगी के मशीन आवर कितने हैं, वो टोटल मशीन आवर। एक हमने वेस्टिंग असेट लिया, उसके अंदर में टोटल कितना निकल सकता है, वो टोटल आउटपुट। सो डिवाइड बाय टोटल। कॉमन सेंस ना रे। एक कोयले की खान में 10 किलो कोयला है टोटल, तो डिनोमिनेटर में 10 kg। उसके लिए हमने दिए 100 रुपए, तो 10 किलो के लिए दिए 100 रुपए। इस बार हमने निकाला 5 किलो। सो इस साल का डिप्रिसिएशन 100 रुपए अपॉन 10 किलो मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ड्यूरिंग द परेड 5 किलो। तो 100 अपॉन 10 इंटू 5, 50 रुपए। सो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है टोटल यूनिट, टोटल मशीन आवर, टोटल आउटपुट, वो टोटल दिया रहेगा, है ना, उस असेट का, उस क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जिस परेड का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हो, उस परेड के यूनिट, उस परेड का मशीन आवर, उस परेड का आउटपुट मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इत्ते को इत्ता दो, इत्ते को कित्ता, वैसा वाला है पूरा किस्सा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, वही एग्जांपल सेम तीनों जगह पे काम आ जाएगा। लिखो तो जरा, एग्जांपल लिखना बेटा सभी ने, सिंपल है एकदम।
आपके बुक में पेजेस में अगर ये आड़ा लिखने के लिए जगह नहीं होगी हॉरिजेंटल, तो वर्टिकल लिख लेना तीनों मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पेजेस में अगर जगह नहीं है तो वहां कैसे भी चलेगा। ठीक है, चलो आगे। मुन्ना ध्यान देना, पहला वाला एग्जाम्पल देख तो, आ जाओ, चलो ध्यान दे बेटा, ग्रेट। सो लिखो, एक असेट है जिसकी कॉस्ट है, एकदम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, 10,000। अब अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया है 2,000, तो बोलो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12,000। वो बोलने की जरूरत नहीं ना अभी, है ना। हर मेथड में जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें ऐड करोगे। और आपको बोला है कि दैट असेट कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स इन इट्स होल लाइफ। वो असेट उसके पूरे जीवन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, 1 लाख। फिर वो चाहे आप 1 महीने में प्रोड्यूस करवा लो उससे, 1 साल में या 10 साल में, है ना, वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी, 1 लाख। यहाँ पे असेट का लाइफ इन ईयर दिया है कि इन यूनिट दिया है, इन टाइम दिया है कि इन यूनिट दिया है, इन यूनिट। तो एक और नई चीज आपको पता चली, असेट का यूजफुल लाइफ 2 तरीके से बता सकते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन टाइम एंड इन यूनिट। तो असेट का यूजफुल लाइफ कैसा भी हो, इन टाइम हो चाहे इन यूनिट हो, उसे बोलेंगे तो यूजफुल लाइफ ही। एक एग्जाम में सवाल पूछा था कि एक असेट उसके जीवन में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये 1 लाख यूनिट उसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यूनिट लाइफ। 90% बच्चे वहीं फेल हो गए, टिक कर दिया यूनिट लाइफ। दिखने में कितना मस्त लगता है, 1 लाख यूनिट जीवन में प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसका ये हो गया यूनिट लाइफ। नो, यूनिट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती है, चाहे इन यूनिट हो चाहे इन टाइम हो, उसको बोलेंगे क्या, यूजफुल लाइफ। सो एक असेट उसके जीवन में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, तो बोलो इस 1 लाख यूनिट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यूनिट लाइफ, सेकेंड ऑप्शन यूजफुल लाइफ, थर्ड ऑप्शन यूजफुल टेन्योर, या फिर और कुछ वर्ड्स दे दिया उन्होंने, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो टेक्निकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या है, यूजफुल लाइफ। क्योंकि यूजफुल लाइफ इन यूनिट भी हो सकता है, इन टाइम भी हो सकता है, लेकिन बोलते उसको क्या है, यूजफुल लाइफ। लेकिन बोलेंगे क्या, यूजफुल लाइफ। ये क्लियर है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे, सब लिख रहे हो मुन्ना, आपको सारी चीज याद है ना। बेसिक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग का मतलब क्या था, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी, प्रीपेड, प्री ऑपरेटिव, एसेट ड्राइंग, डेटर एक्सपेंस लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम गेन, ये सब आपको याद आ रहा है। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, देन डेबिट क्रेडिट का रूल देखा था, देन हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज आपने देखा था, यस और नो। देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, फाइनल अकाउंट छोड़ दो, एटलीस्ट एंट्री पास करना आ जाएगा, बरोबर है क्या। डिप्रिसिएशन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डिप्रिसिएशन का मीनिंग, नेचर, अकाउंटिंग की मेथड और अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड। और कौन सी असेट को डिप्रिसिएबल असेट बोलेंगे, वो असेट जो ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रही है। कौन सी, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और उसकी ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए। कभी भी ऐसे आपको खड़े खड़े कुछ भी पूछ लिया तो आज तक जो पढ़ा है, जैसे मैंने अभी 10-20 सेकंड में बोला, वैसा बोल पाओगे ना। अगर आप ऐसा बोल पा रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए लेके सीरियस हो। किसी भी दिन अगर मैं आपको पूछ लूं कि हमने क्या पढ़ा आज तक, तो आपको एटलीस्ट ऐसे फटाफट 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 उसका इंडेक्स या ऊपर के टॉपिक तो भी, हेडिंग हेडिंग तो भी याद आने चाहिए, मतलब आपको अंदर का सब याद आएगा। एक बच्चा मुझे बोला था कि सर एग्जाम में प्रेशर आ जाता है तो मैं याद नहीं कर पाता हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जाम की जो चेयर होती है ना, वो विक्रमादित्य की चेयर होती है, उस पर बैठने के बाद पिछले जन्म का भी याद आता है ब्रो, पिछले जन्म का भी याद आता है। देखो मैं सबूत भी बता सकता हूँ आपको, पूरे साल भर में पढ़ा हुआ आप 3 घंटे में उल्टी करते हो कि नहीं वहां पे बैठ के पेपर के अंदर में,
और पेपर के पहले कोई ऐसी चीज भी आपने पढ़ ली जिसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ्स का अगर कोई सम भी देख लिया तो फिगर के साथ याद रहता है, और आप ऐसे ही जाते हो पेपर में, याद करते 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 आंख बंद करके चेयर पे बैठ जाते हो, याद करते हो, पेपर जैसे आ गया सबसे पहले क्वेश्चन देखते हो और खट 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 खत्म। अब उसका लॉजिक विजिक कॉन्सेप्ट का कोई लेन देन नहीं है, आंसर लिख दिया, सब याद रहता है ना। वही पेपर होने के बाद आपको अगर वही सेम चीज पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, भाई दिमाग मत खराब कर, हो गया, लिख दिया, खत्म खत्म, किस्सा खत्म। तो वो चेयर पे बैठने के बाद सारी चीजें याद आती है। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, वो चेयर पे बैठने के पहले अपने आप को ऑर्डर दे देते हैं, भाई कुछ याद नहीं आने वाला है, कुछ याद नहीं आने वाला है, सब भूलने वाला है तू। अब तुम अगर अपने आप को बोलोगे कि तू भूलने वाला है तो तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारी सुनेगा ना, वो भूलेगा ही, वो बोलेगा भैया मेरे, है ना, आका ने बोल दिया है कि भूलना है, तो वो भूलेगा, उसे थोड़ी समझता है, उसे एग्जाम क्या होती है वो नहीं मालूम, उसे जो तुम बोलोगे वो करेगा। तुमने अगर बोल दिया कि भाई शायद सब भूलने वाला है, सब भूलने वाला है, तो शायद भी नहीं, दिमाग के पास में दो ही चीजें होती है, या तो यस या तो नो। तुमने अगर बोला शायद भूलने वाले, तो शायद वर्ड हटा देता है, क्या है, भूलने वाले, तो भूल जाते हैं। और जो बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो एकदम रिलैक्स रहते हैं, वो कहीं पे भी अपने आप को टेस्ट करना नहीं शुरू कर देते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं, गाड़ी चला रहे वो बोलते बोल बोल बोल, अपने दिमाग को पूछते हैं बोल बोल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अरे भैया उस समय दिमाग आंसर दे पाएगा क्या? तुम कभी भी उसकी परीक्षा मत लो, यस और नो। तुम उसकी टेस्ट लेना चाहते हो, प्रॉपर टेस्ट का एक शेड्यूल करो, सब वैसा माहौल क्रिएट करो। हाँ भाई अभी सेकेंड टॉपिक की टेस्ट है, ये क्वेश्चंस है, एक चेयर पे शांति में बैठो, रिलैक्स, गॉड अल्लाह भगवान को याद करो, अपने आप पे भरोसा रखो, टेस्ट लिखना शुरू करो, वो बताएगा ना सब। कहीं पे भी उसको मत पूछो ना, तुम पार्टी में जा रहे हो और अचानक तुम्हारे मम्मी या पापा ने पूछ लिया, बता रहे क्लास पे क्या चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक हो गए, उस समय आप बोल पाओगे कि? आप क्या बोलोगे, बाबा मल सद्या निघायचा है, उशीर होता है, उस समय आपको याद भी नहीं आएगा कुछ। तो हर चीज का एक माहौल होता है, उस माहौल में वो चीज याद आती है, और एग्जाम में आपको वो माहौल मिलता है, बट आप क्या करते हो, खराब कर देते हो माहौल, ये बोल बोल के मैं भूलने वाला हूं, मैं भूलने वाला हूं। वैसा नहीं करना, एकदम रिलैक्स जाना है, शांति में, रिलैक्स, सब याद आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद है, और हर दिन आपने याद करने की कोशिश करना कि क्या क्या आपने पढ़ लिया। खाली बैठे बैठे ब्रेक है, चल बता रहे अब अकाउंट्स का स्टार्ट से लेके एंड तक बता क्या क्या हुआ, सारे टॉपिक याद आएंगे। मैं आपको एक दिन याद करके बताऊंगा, जब अपना बेसिक प्लस अकाउंटिंग के 10 टॉपिक हो जाएंगे ना, तो टोटल 11 टॉपिक यहीं पे, यही आदमी 11 टॉपिक बोल के बताएगा, पूरे टॉपिक, सब टॉपिक, सब हेडिंग, उसके अंदर का पूरा मेन कंटेक्स्ट, नॉन स्टॉप। जैसे मैंने अभी आपको बेसिक और डिप्रिसिएशन का बोला ना, ये तो क्या है 1 मिनट का काम है, मैं पूरे 11 टॉपिक आपको नॉन स्टॉप 25 मिनट में रिवाइज करके बताऊंगा। तो वो बस मैं चाहता हूं कि आपसे भी वो हो जाना चाहिए, कितने मिनट में, 25 मिनट्स में। ऑलरेडी 10 साल से करते आ रहा हूं, इस बार और करके बताऊंगा, पूरे 11 टॉपिक याद आएंगे, और आपको ऐसा दिखेगा, पूरी पिक्चर ऐसी फास्ट फॉरवर्ड होती दिखेगी। हाँ जब भी डिप्रिसिएशन की बात आएगी, हाँ यार ये 3 फॉर्मूला थे, इसके अंदर बस यूनिट आवर और अपना ये आउटपुट इतना ही चेंज करना है ना। उसके बाद डब्ल्यू के अंदर में आखिरी में जीरो नहीं आता है, एसएल में आखिरी में जीरो ESV आ सकता है। डब्ल्यू का फॉर्मूला 1 - n/रूट ऑफ RV अपॉन C, ये फॉर्मूला था रेट निकालने के लिए। एसएल में रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। एसएल का फॉर्मूला आइकन नॉर्मल कॉस्ट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। उसके बाद में अगर रेट दिया रहे तो कॉस्ट इनटू रेट। एसएल के अंदर अपना डब्ल्यू का फॉर्मूला डब्ल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इनटू रेट। सारी चीजें ऐसी याद आएगी फुल स्पीड में। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने आप पे और मुझ पे भरोसा रखना है, और बस जो मैं डेली बोल रहा हूं उतना घर जाके कितने मिनट पढ़ना है अकाउंट्स। अभी इनिशियली 15 मिनट। सर आप इनिशियली भी 1.25 घंटा लेक्चर ले रहे हो, इट्स ओके ब्रो, चिल, वो मेरा टेंशन है, मैं आगे टाइम बढ़ाऊंगा, वो मेरा टेंशन। एकदम से गाड़ी आप चौथे गियर में डालते हो क्या, पहले पहला गियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपके घर पे अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होगा जिसकी एज 60-70 साल है, उनको एक चीज पूछो, आपके 70 साल का अनुभव मुझे एक सेंटेंस में देना, तो वो क्या बोलेंगे, गो स्लो, घाई मत करो कोई भी चीज में, हर चीज अपने अपने समय अनुसार मिलते रहती है, कंसिस्टेंट मेहनत करो आराम से। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से शॉर्टकट पैसा या शॉर्टकट तरीके से नंबर हासिल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, है ना, कुछ तो अलग ट्रिक करते हैं, पैसा शॉर्टकट तरीके से कमाने के लिए अलग ट्रिक करते हैं, जिम में बॉडी शॉर्टकट तरीके से बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, आखिरी में रिजल्ट क्या होता है आप सभी को मालूम है। तो शांति में धीरे धीरे जाएंगे, समय भी बढ़ेगा, सिलेबस, क्योंकि आपसे ज्यादा
चिंता मुझे है सिलेबस की, बरोबर है क्या? इतने लोगों के माँ बाप के सपने जुड़े हुए मेरे साथ। आप लोगों के सपने अकेले के नहीं है, आपके सपने रोज चेंज होते हैं, आज ये कल कोई और परसों कोई और, लेकिन आपके माँ बाप का सपना तो एक ही है ना, फाउंडेशनची एग्जाम क्लियर पाहिजे। उनको मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा बाद में, इसलिए वो सब मेरी टेंशन है, आपसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है। तो आप चिंता मत करना, बस रिलैक्स शांति में जो बता रहा हूं, और रिवाइज घर पे 15-20 मिनट इनिशियली अकाउंट्स पढ़ना है, उससे ज्यादा भी पढ़ना नहीं है। फिर जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ते आएंगे, आपका होमवर्क का जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है वो भी बढ़ते जाएगा, बरोबर है? आ जाओ, तीनों मेथड देख लो क्या है तो एक साथ में, ध्यान दे बेटा। सो कॉस्ट कितना दिया बेटा यहाँ पे 10,000, कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, और इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, आपको समझाने के लिए, नील, ठीक है। और आगे आपको शेड्यूल दे दिया है, सर किस चीज का शेड्यूल, देखो तो ईयर, यूनिट्स, अरे जान रे, हाँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 लिखो। यूनिट कितने रे बेटा 20,000, 50,000, 30,000, लिखा बेटा? एक बच्चे ने बोला यूनिट लाइफ एक बार और बता दो। बेटा यूनिट लाइफ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। असेट की यूजफुल लाइफ यूनिट्स में भी गिन सकते हैं, समय में भी गिन सकते हैं, बट चाहे यूनिट में काउंट करो चाहे समय में, बोलेंगे उसको यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ में बी इन टाइम, मे बी इन यूनिट, बट उसको बोलेंगे यूजफुल लाइफ है, ठीक है? ऑल सेट अमन भैया, चलो आगे। सो बताओ, अब आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सिर्फ थर्ड ईयर का पहले निकाल के बताओ तो, पहले थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो, डायरेक्टली थर्ड ईयर का। सेम फॉर्मूला है, वापस लिखने की जरूरत है, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो दिख रहा है क्या? सो कॉस्ट कितना था 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बता रहे बेटा, हाँ नील, अपॉन टोटल यूनिट कितने हैं 1 लाख यूनिट, बोला है ना कैन प्रोड्यूस, उसके जीवन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है 1 लाख, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस डूइंग द ब्रेड, कौन से ब्रेड का पूछा है थर्ड ईयर में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो यहां पे भी कितना आएगा, समझ में आया क्या? यही सेकेंड ईयर पूछा रहता तो इंटू कितना करते 50, यही फर्स्ट ईयर पूछा रहता था तो इंटू कितना करते 20, राइट? बोलो कितना आया? यस और नो? अब सेम एग्जाम्पल, सेम सेम, वहां पे यूनिट था, यूनिट की जगह यहां पे क्या लिख दो आवर्स, सेम एग्जाम्पल, आंसर भी सेम रहेगा, हाँ? वहां पे यूनिट्स था, यहां पे यूनिट्स की जगह क्या लिख दो आउटपुट, आउटपुट में भी इन किलोग्राम, में भी इन टन, में भी इन लीटर, पेट्रोल निकाल रहे जमीन के नीचे से, ऑयल निकाल रहे तो लीटर में रहेगा, है ना? कोयला निकाल रहे तो टन और किलोग्राम में रहेगा, ठीक है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? इंपॉर्टेंट मिस किया मैडम आज? ओके, कुछ विशेष? एडमिशन कैसे होता, हो गया एडमिशन? नहीं हुआ? एडमिशन भी नहीं हुआ और लेक्चर भी गया। अभी आज के लेक्चर का किसी के साथ बैठ करके अभी के 15-20 मिनट में बुक कंप्लीट कर लो, और ऐसे किसी के साथ बैठो जो तुमको बुक कंप्लीट करते करते बोलते भी रहेगा, ठीक है? और
जो भी बच्चा उसको बोलेगा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। अभी के अभी एक तीर में दो निशान है, यस और नो, रिवीजन भी हो गया और दोस्त की हेल्प भी हो गई। देन सेम रहेगा यहाँ पे, बस अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ये यूनिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर। ये एग्जाम्पल आपने अभी के अभी दोनों लिखना है ना, अभी के अभी क्लास वर्क है, ये आपने खत्म करना है बेटा। डन। चलो इतना कह के मैं मेरी यहाँ पे 6 मेथड खत्म कर रहा हूँ। कल हम लोग और भी मेथड देखेंगे। सिंकिंग फंड एन्युटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने सोच लिया कि बच्चों को सरप्राइज देना एग्जाम में, वैसे आने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर है ना। तो सिंकिंग फंड एन्युटी के बारे में कल एक 2-5 मिनट का डिस्कशन लूंगा, और उसके बाद हम लोग कल से इसके है ना बची हुई मेथड खत्म करने के बाद है ना फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो कल से तैयार रहना। सर क्वेश्चन के लिए हम लोगों को नोट्स वगैरह वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, वो आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा। अच्छा अभी आपका क्लास वर्क क्या है बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, मैं चेक करूंगा। हाँ बेटा बुक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बच्ची ने बोला है सर एसवाईडी में भी तो कम हो रहा है, आप क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? एसवाईडी में कम कहाँ हो रहा है? डिप्रिसिएशन का क्या है, देखो ना। अच्छा एसवाईडी, मुझे लगा प्रोडक्शन यूनिट का तुम बोल रहे हो। हाँ हाँ, एसवाईडी के अंदर में भी डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज मेथड कौन सी है? दो, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। और वैसे भी एक और चीज मैंने बताई थी, एक बच्चे ने बोला सर एसवाईडी में भी तो कम हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एसवाईडी अलाउ करता है क्या? इनकम टैक्स एक्ट मैंने लिखवा के दिया था क्या? इनकम टैक्स एक्ट ने कौन सा मेथड बोला है? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी। सॉरी मैंने प्रोडक्शन यूनिट अज्यूम कर लिया। प्रोडक्शन यूनिट में तो जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना प्रोपोर्शनलिटी डिप्रिसिएशन लगेगा, ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम। हाँ एक बच्चे का लॉजिक बिल्कुल सही है। सर आपने बोला कि असेट जैसे जैसे पुरानी होती है उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है, तो ऐसी मेथड सिलेक्ट करो जिसमें डिप्रिसिएशन कम होता है। तो इस बच्चे ने पूछा सर डब्ल्यूडीवी ही क्यों, एसवाईडी क्यों नहीं? राइट, क्योंकि डब्ल्यूडीवी को इनकम टैक्स एक्ट ने अप्रूव किया है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भैया आप डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज करोगे हर बार, यस और नो, क्लियर है वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपका एसवाईडी का किया हुआ मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको किसके हिसाब से करना है? डब्ल्यूडीवी। तो हम लोग डब्ल्यूडीवी के हिसाब से ही करते हैं हर कोई। डन।